नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं अनिवार्य हिंदी कक्षा 11वीं आरोह पुस्तक की पद्य खंड से भवानी प्रसाद मिश्र की कविता घर की याद। यह कविता कवि जब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाता है तो उस समय सावन का महीना है और सावन के महीने में जेल में बैठा हुआ जब रात भर पानी बरसता रहता है तब वो अपने घर की याद करता है। जब अपने परिजनों से बिछड़न का जो उसकी पीड़ा है उस पीड़ा को इस कविता में अभिव्यक्त करता है। यहाँ पर कवि का अपने परिवार के प्रति लगाव और परिवार का कवि के प्रति जो स्नेह है वो इस प्रकार की भाषा में अभिव्यक्त करता है कि पूरा परिवार का चित्र और प्रेम लगाव हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। कवि कहता है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। कवि कह रहा है कि आज रात को आज पानी बरस रहा है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, रात भर पानी लगातार बरस रहा है और इस वर्षा के दौरान ही मेरा मन और मेरी आत्मा परिवार की यादों ने जो है मुझे घेर लिया है। इसी पीड़ा को अभिव्यक्त करता है। वह अपने परिजनों को, अपने परिवार के होने वाले नित्य व्यवहारों को क्रम से याद करता हुआ चलता है और हमें बताता चलता है कि उसका परिवार कैसा है, परिवार में कितने सदस्य हैं, परिवार में पिताजी कैसे हैं, माता की ममता क्या है, भाई बहनों का प्रेम कैसा है। ये सारी बातें हमारे सामने उपस्थित होगी। प्रस्तुत है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। यानी कवि की यादों में उसका घर परिवार तैर रहा है, अर्थात उसे याद आ रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। उसका घर खुशहाली से भरपूर है, घर में किसी बात का कोई अभाव नहीं है, घर संपन्न है, सुखी है और समृद्ध है। अब सुखी समृद्ध का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उसके परिजन मस्त हैं, स्वस्थ हैं, सुखी हैं, किसी बात का कोई अभाव नहीं है, घर खुशी का पूर है जो। किंतु दुख इस बात का है कि आज वो घर से बहुत दूर हो चुका है, आज अपने परिजनों से बिछड़कर जेल में अकेला इस यातना को भोग रहा है। आगे कवि कहता है, और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा, कहा का यहाँ तक भी पसारा। कवि अपनी माँ के विषय में बताता है कि मेरी माँ भले ही अनपढ़ है किंतु वह ममता की मूर्ति है और उसकी गोद में यदि एक बार से रख लिया तो दुख जो है का दुख शेष नहीं रह जाता, कोई भी दुख नहीं बचता है। माँ की जो प्रेम धारा है, ममता की धारा है, का यहाँ तक भी पसारा है, अर्थात तो वो मुझे यहाँ तक भी स्पर्श करती है। मुझे एहसास होता है, उस ममता की अनुभूति से मैं अवगत हूँ कि मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। इस प्रकार से अपनी माँ के विषय में कवि बताता है। इसी क्रम में कवि आगे कहता है, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। यदि मेरी माँ पढ़ी लिखी होती तो आज वो मुझे ज़रूर पत्र लिखकर मेरे हाल चाल या मेरे कुशल क्षेम जरूर पूछती, किंतु उसे पत्र लिखना नहीं आता। अब कवि अपने पिताजी के विषय में बता रहा है, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, अर्थात अभी पिताजी बुढ़ापे से दूर हैं, बुढ़ापा उनको व्याप्त नहीं है। वो उनके बल और शक्ति के विषय में बताता है, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। यानी आज भी उनके दौड़ने की क्षमता और शक्ति उनके शरीर में है, वो अभी भी खिलखिलाकर पूरे मन से हंस सकते हैं, खिलखिलाकर हंस सकते हैं। तो पिताजी के स्वास्थ्य और उनके शरीर के विषय में हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है कि कवि के पिताजी किस अवस्था और किस उम्र में हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। यानी वो दौड़ सकते हैं, खिलखिलाकर भरपूर हंस सकते हैं। इस प्रकार से पिताजी स्वस्थ और खुशहाल हैं और अपनी माँ के विषय में कवि बता चुका है। आगे देखते हैं कवि क्या कहता है। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खाएं, मौत के आगे न हिचके,
शेर के आगे न बिच के, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाला रसता। मौत के आगे नहीं डरते हैं। अरे शेर भी यदि सामने आ जाए तो उसका डटकर साहस के साथ मुकाबला करने की शक्ति उनके अंदर है। यानी वो अपने पिताजी को साहसी और हिम्मतवान बताना चाहता है। अभी भी उनकी वाणी में बादल के समान गर्जना है, अर्थात बादल की गर्जना के समान ओजस्वी वाणी है। काम तो तूफानी है, झंझावात का अर्थ यहाँ पर तूफान है। काम तो उनका तूफानी अर्थात बहुत ही तीव्र गति से और वे अपना काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वो कवि अपने पिताजी के शक्ति और सामर्थ्य के विषय में बता रहा है। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। मौत का भी उनको कोई डर नहीं है, शेर के आगे भी वो डरने वाले नहीं हैं। वाणी में तो बादल के समान गर्जना अर्थात ओजस्वी वाणी है। काम उनका तूफानी है, अर्थात वो जो है तीव्र गति से काम करते हैं। ये यहाँ पर कवि का भाव और अर्थ है। इसके बाद हम देखते हैं, आज गीता पाठ करके दंड 207 के खूब मुकदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। पिताजी के नित्य कर्म के विषय में कवि बताता है कि वे पूजा पाठ करके, गीता का अध्ययन करके, जब और जो व्यायाम उनका है 260 दंड बैठक लगाकर, खूब मुकदर हिला लेकर, मुकदर और जिनसे मुकदर एक व्यायाम करने का जो साधन है, उस मुकदर से व्यायाम करके और 260 दंड बैठक लगाकर, गीता जी का अध्ययन करके, पूजा पाठ करके जब वे नीचे आए होंगे तो उनकी आँखों में अश्रु जल छाया होगा, अश्रु आ गए होंगे, आंसू आ गए होंगे, यही सोचकर कि आज मेरा बेटा घर पर नहीं है। हाय, ये इस हाय शब्द में कवि की पीड़ा है। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। इस प्रकार से कवि को अपने घर की याद आ रही है। यहाँ पर अपने पिताजी के विषय में बताया। आप देखिए बाकी परिवार के विषय में कवि क्या कहता है कि 4 भाई 4 बहिनें, बुझा भाई प्यार बहिनें। मेरे 4 भाई हैं और 4 बहिनें हैं। भाई तो बुझाओं के समान एक दूसरे के सहयोगी हैं और बहिनें प्यार से भरपूर हैं, प्यार लुटाती हैं। खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनकी पड़े होंगे। वो अपने 4 भाई, जो कवि के पिताजी के जो और बेटे हैं या बेटियां हैं, वो घर में खेल रहे होंगे, वो उनको दिखाई दिए होंगे, लेकिन मैं केवल नज़र नहीं आया होगा। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, ऐसे पिताजी जो कभी अभी भी बुढ़ापे से दूर हैं, हिम्मतवान हैं, लेकिन ऐसे धैर्यवान, हिम्मतवान, साहसी और सामर्थ्यवान पिताजी भी आज मेरे अभाव में रो पड़े होंगे 5वें का नाम लेकर। आज उनके 4 भाई 4 बहिनें तो वहाँ पर खेल कूद रहे होंगे, मस्त होंगे, लेकिन 5वां जो मैं हूँ, मैं आज उनके सामने नहीं हूँ, उनकी नज़रों में नहीं हूँ, तो मेरा नाम लेकर ज़रूर रोए होंगे, मुझे याद करके ज़रूर उनकी आंखों में आंसू आए होंगे। ऐसा कवि वहाँ पर कल्पना कर रहा है या ऐसा सोच विचार कर रहा है। इन शब्दों से ही तो कवि की पीड़ा अभिव्यक्त हुई है। आगे देखते हैं, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। कवि को पूर्ण विश्वास है कि वो मेरा नाम लेकर जरूर रोए होंगे, उनकी आंखों में आंसू आए होंगे। बिल्कुल अभिधा शब्द शक्ति में बात है, साधारण सी भाषा शैली है कवि की, और गेय शैली हम गा भी सकते हैं। 5वां में हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूँ अभागा। कवि स्वयं को 5वां पुत्र कहता है और कहता है कि मैं अभागा हूँ। कवि इसलिए अभागा कहता है कि आज मैं उस परिवार में नहीं हूँ जिसे सोने पर सुहागा पिताजी अब तक कहते रहे हैं और मुझसे प्यार करते रहे हैं, प्यार की भावनाओं में बहते रहे हैं। आज उनके वो जो 4 बेटे हैं वो भी सोने के समान मूल्यवान हैं, कीमती हैं, किंतु आज उनको वो हेटे लगे होंगे, तुच्छ लगे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, क्योंकि मैं आज स्वतंत्रता के लिए आज जेल आया हूँ, तो उनको मुझ पर गर्व है। इसी गर्व में मुझे वो सोने पर सुहागा कहते रहे हैं। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा,
आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। आज मेरी माताजी ने पिताजी के उस दुख को, उस पीड़ा को कम करने के लिए उन्हें समझाते हुए कहा होगा कि भले उनके मन में अपार दुख होगा, माँ के मन में भी अपार दुख होगा, किंतु उसने अपनी छाती पे पत्थर रखकर पिताजी को समझाते हुए कहा होगा कि आपकी आंखों में ये आंसू किस लिए हैं। भवानी आज मातृभूमि अपने देश की आज़ादी के लिए जेल गया है, ये तो उसने गर्व का कार्य किया है, मेरी कोख का गर्व बढ़ाया है, आपका मान बढ़ाया है, तो फिर मान बढ़ाया है तो आंखों में आंसू किस लिए। भवानी वहाँ पर अच्छा है, तुम उसकी चिंता न करें, वहाँ पर वो मस्त होगा, स्वस्थ होगा, खुशहाल होगा। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर, वो तुम्हें समझता है, तुम्हारे संस्कार उसके अंदर हैं और वो उन्हीं संस्कारों को संजोए हुए है। तो अपनापन, आपके प्रति उसका अपनापन था, वो उस अपनेपन का ये सबूत है या उस अपनेपन का ये हस्ताक्षर है कि वह भवानी आज जो है आपके प्रति उसी अपनेपन के लिए, आपके लिए, आपकी भावनाओं की कदर करने के लिए वो जेल गया है। क्योंकि आपके अंदर भी देश प्रेम की भावनाएं थी, वही संस्कार हमारे बेटे के अंदर हैं। इस प्रकार से माँ उनको जो है समझाती है। तो फिर जब उसने गर्व का कार्य किया है, मातृभूमि के लिए, देश की आज़ादी के लिए जब वो जेल गया है, तो फिर ये दुख की बात नहीं है, अपितु ये तो गर्व का कार्य उसने किया है। इस प्रकार माँ उन्हें ढांढस बंधा रही है। तो साधारण सी भाषा शैली में आसानी से समझ सकते हैं, कोई बड़ी और विशेष बात इसमें, भाव तो बहुत विशेष है, भाव बहुत प्रबल है कविता का और भावुक करने वाला है, लेकिन जो भाषा शैली है कवि की वो बहुत ही सहज है, सुबोध है, आसानी से समझ में आने वाली है। गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। लीक का अर्थ होता परंपरा। जो जेल गया है वो बहुत अच्छा कार्य उसने किया है और ये तुम्हारे कुल की परंपरा रही है। अगर वो पाँव पीछे हटा लेता तो यूँ समझिए कि वो मेरी कोख को भी लज्जित करता और आपके गर्व को भी, आपके शान को भी वो जो है कम करता। तो उसने मेरी कोख को मान बढ़ाया है और आपकी शान को बढ़ाया है। इस तरह होगे न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। क्योंकि कहते हैं कि पिता जो है घर का मुखिया होता है, यदि पिता ही कमज़ोर पड़ जाए तो पूरा परिवार कमज़ोर पड़ जाता है। तो माँ उन्हें समझाती हुई कहती है कि आप इस प्रकार से कमज़ोर न पड़ें, क्योंकि आपकी आंखों में आंसू देखकर और बच्चे भी रो पड़ेंगे। क्योंकि ये बिल्कुल स्वाभाविक है। यदि पिताजी को कहते हैं कि छाती, पिताजी की जो कलेजा है वो वज्र का होता है, ऐसा कहते हैं। वो कठोर होते नहीं है, लेकिन कठोर होने का दिखावा उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि परिवार का ढांढस पिताजी से है। आगे कवि कहता है, पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। पिताजी ने सारा दुख अपने अंदर तुरंत समेट लिया होगा और कठोर बनने का दिखावा करते हुए कहा होगा कि नहीं नहीं, मैं कहाँ रोता हूँ, मैं अपना धैर्य कहाँ खो रहा हूँ। और फिर सावन को संबोधित करते हुए कहा होगा, कवि सावन को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे सजीले हरे सावन, हे हरे भरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बहुत ही पुण्य और पवित्र हो। हे सावन, तुम हरियाली से युक्त हो। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँच वे को वे न तरसे। तो कवि ने सावन को संबोधित करते हुए कहा है कि हे पावन और पुनीत सावन, तुम हरे भरे हो, हरियाली से और सुसज्जित हो, लेकिन तुम भले ही बरस लो, लेकिन मेरे पिताजी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए और पांचवें पुत्र का अभाव उन्हें महसूस नहीं होना चाहिए, उन्हें मुझ पर गर्व होना चाहिए। ऐसी कामना जो है वो करता है। सावन के माध्यम से सावन को संबोधित करता हुआ कवि अपनी अनुभूति को, कवि अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। तो इस कविता में कवि की पीड़ा अभिव्यक्त हुई है, अपने परिजनों का परिचय उसने दिया है, अपने घर परिवार की बातें बताई है और बिल्कुल स्वाभाविक शैली में उसने लिखा है। ऐसा लगता है कि मानो अपने ही परिवार में ये सब कुछ घटित होता है। तो बिल्कुल आप जो है अनुभूति कर सकते हैं, कविता अनुभूति का विषय होता है। तुम बरस लो वे ना बरसे, पाँच वे को वे ना तरसे, मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। मुझे यहाँ पर कोई तकलीफ़ नहीं, मुझे यहाँ पर कोई कष्ट नहीं है, मैं तो यहाँ पर मज़े में हूँ, मस्त हूँ, बस घर नहीं हूँ।
किंतु यह बस बड़ा बस है। कवि जेल जाने को एक मामूली बात मानता है, किंतु परिवार से बिछो को बहुत बड़ी बात मानता है। कवि कहता है कि ये बहुत बड़ा दुख है मेरे लिए कि मैं अपने परिवार से आज बिछड़ गया हूँ, अलग हूँ। इसी बस से सब विरस है, वीरस रस रहित, आनंद से रहित है। ये जो बस है, मेरा जेल आना मेरे लिए मामूली बात है, किंतु इसी बात से आज पूरा परिवार दुखी है। उनका सारा आनंद आज घर का फीका पड़ गया है, सारी खुशियाँ उनकी जो है नष्ट हो गई है। पूरा परिवार इस संताप को झेल रहा है। मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता सब आज मुझे लेकर बहुत दुखी हैं, क्योंकि आज मैं उनके बीच में नहीं हूँ। इस प्रकार से ये कविता मैंने आपको सरलार्थ करते हुए बताई। शब्द इसमें कठिन नहीं है, भाव बहुत प्रबल है। इस कविता की व्याख्या आप अपने कॉपी में लिखने का प्रयास करें। मैं अनिवार्य हिंदी कक्षा 11वीं का पूरा कोर्स आपको ऑनलाइन इसी प्रकार से पढ़ाता रहूँगा, किंतु आपकी मेहनत भी साथ में ज़रूरी है, क्योंकि विद्यार्थी करके ही सीखते हैं। आप भी अभ्यास करें और भाषा शैली को सुधारते हुए अपनी कॉपी में व्याख्या लिखने का प्रयास करें। आप अपने लेखन को सुधारें, अपनी भाषा शैली पर ध्यान दें, अपनी जो सुंदरता है, लेखन की जो सुंदरता है उस पर भी आप ध्यान दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। शेष जो बचा हुआ भाग इस कविता का वो अगली वीडियो में। यदि आपको पढ़कर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।